हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दीर्घ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के बीएससी फर्स्ट ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। बीएससी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैसों का अणुगति सिद्धांत से, ठीक है। इसमें है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत का ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है। कितने प्रकार से पूछा जाता है? 3 प्रकार से पूछा जाता है। आपको मैं तीनों प्रकार बता देता हूँ किस तरह से ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक आदर्श गैस के दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए या व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक तरीका ये है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा तरीका यह है इसी क्वेश्चन को पूछने का कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा या सिद्धांत के आधार पर दर्शाइए कि अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, यानी कि जिसे VRMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, √3p/ρ होती है। यहाँ पर रो इस पदार्थ का घनत्व, गैस का घनत्व है, ठीक। तीसरा तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का, वो तीसरा तरीका है हमारा ये कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दर्शाइए कि किसी आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है, यानी कि 2/3 होता है। ये हमें बताना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि गैस जो होती है वो गैस के पार्टिकल इस तरीके से गति कर जाते हैं कि तीनों अक्षों पर एक साथ गति कर सकते हैं गैस के पार्टिकल, यानी कि बंद बर्तन में अगर कोई गैस भरी हुई है तो उसके पार्टिकल तीनों एक्सिस पर गति कर सकते हैं। इसका मतलब हमने एक गैस को एक घनाकार बर्तन में लिया, ये हमारा एक घन है। इस तरीके से ये जो बन रहा है आप जानते हैं घनाभ है ये, ठीक है। घन क्या है ये? घन। अब इस घन के अंदर हमने क्या भर दिया? गैस, ठीक है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है इस घन के अंदर। और इस गैस के पार्टिकल कभी इस दीवार A1 पर टकराएंगे, कभी इस बर्तन की दीवार A2 पर टकराएंगे, कभी इस पे ऊपर की छत पर टकराएंगे, कभी नीचे फर्श पर, कभी सामने वाली दीवार पर, कभी इस तरफ की सामने वाली दीवार पर टकराएंगे, ठीक है। उल्टी सीधी गति करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक पार्टिकल का चित्र लिया हुआ है यहाँ पर कि ये कोई पार्टिकल है। इस जगह पर ये पार्टिकल है जिसका x अक्ष की दिशा में वेग है हमारा vx, y अक्ष की दिशा में वेग है vy और z अक्ष की दिशा में वेग है vz, ठीक है। और इसका पार्टिकल का जो वेग है वो इन टोटल इन सभी का योग करेंगे तो कितना है? v वेक्टर है। कितना है? v वेक्टर। समझ गए क्या? चलिए तो करते हैं, साथ ही इसके बारे में बता देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इसके बारे में जो लिखना हो वो थ्योरी हम लिख सकते हैं कि माना कोई गैस है हमारे पास किसी घनाकार या घन जो बर्तन है उसके अंदर भरी हुई है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बर्तन में भरी हुई है, और इसकी मात्रा क्या है? एक निश्चित मात्रा है। बर्तन की दीवारें पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई l है। तो यानी कि ये घनाकार बर्तन नहीं है, क्या हो गया? घन हो गया, ठीक है। घनाकार ही कहलाएगा घन, क्योंकि घनाभ अलग होता है। घनाभ में L, B, H होते हैं और घन के अंदर केवल भुजा होती है, और भुजा जो होती है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में काउंट होती है, इसीलिए इसको घन कहते हैं, ठीक है। माना गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है तथा गैस में अणुओं की कुल संख्या n है। गैस के जो अणु हैं वो सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति कर रहे हैं। तब अगर ये सभी संभव दिशाओं में गति करेंगे तो क्या होगा कि माना गैस का कोई अणु है जिसका वेग कितना है? v, जो मैंने अभी बताया था, v वेक्टर है। x, y और z अक्ष के समांतर इसके जो घटक हैं वो x के vx हैं और y अक्ष पर vy और z अक्ष पर vz है। तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz, और इसका जब परिमाण निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा v² बराबर x के जो x अक्ष है यानी कि i के गुणांक का स्क्वायर v² x
प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जेड। समझ गए? इस तरीके से ये वी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो वी है वो क्या है, वेग, वेग का परिमाण है। समझ गए कि नहीं? वेग का परिमाण है, समझ गए? वी वेक्टर का परिमाण है, जहाँ पर लिख भी रखा है। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये जो कण है हमारा, ये जो अणु है वो बर्तन की दीवार A1 पर, जो बर्तन की दीवार है आप देख लें यहाँ पे A1 दीवार इस तरफ है। समझ गए कि नहीं? बर्तन की दीवार ये इस तरफ है, ये वाली दीवार। इस दीवार पे क्या आ रहा है, वी एक्स वेग से ऐसे आ रहा है और पार्टिकल इस पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, इस तरीके से आएगा और इस दीवार से क्या होगा, टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा, ये लौट के इधर आएगा, लौट के इधर आएगा। और जब ये लौट के इधर जाएगा फिर A2 से टकरा के फिर वापस इस पर टकराने जाएगा। ये प्रक्रिया इस कण की हमने दिखाई है चलती हुई। पहले यूँ टकराएगा, फिर लौट के यूँ आएगा, फिर लौट के इस तरफ आ जाएगा A1 पे दोबारा से। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने दिखाया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये अणु A1 की ओर Vx वेग से जा रहा है। इस दीवार से टकराने पर ये इसका वेग Vx से बदलकर माइनस Vx हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर गया तो Vx वेग है, अब लौटेगा तो इधर माइनस का Vx बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, बन जाएगा। तो एक्स अक्ष के अनुदेश टक्कर में अणु के संवेग में परिवर्तन, क्या संवेग में परिवर्तन होगा, वो हम कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यानी कि माइनस का एम वी एक्स। कैसे हुआ कि उसका द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग क्या है हमारा, माइनस वी एक्स। तो m इंटू माइनस वी एक्स माइनस m इंटू पहला वाला वेग यानी कि वी एक्स, एम इंटू वी एक्स। तो इस तरीके से माइनस एम वी एक्स और माइनस एम वी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2m वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारे पास संवेग आया। ठीक है, ये संवेग आया। अब एक टक्कर में अणु द्वारा दीवार A1 को दिया गया आवेश, यानी कि वो A1 दीवार को कितना आवेश दे देता है एक टक्कर में, वो हो जाएगा प्लस का 2m वी एक्स। कितना हो जाएगा, प्लस का 2m वी एक्स। क्योंकि जो संवेग में परिवर्तन आया कितने का आया था, माइनस 2m वी एक्स का आया, तो भाई दीवार को कितना मिला होगा, प्लस 2m वी एक्स मिला होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अब क्या होगा कि ये अणु A1 दीवार से दोबारा जब टकराने के लिए आएगा तो वी एक्स वेग से 2l दूरी तय कर लेगा, क्योंकि लंबाई बर्तन की क्या थी, l थी। अब ये A1 वाली दीवार से ये A1 है और ये यहाँ पर A2 है। ठीक है, तो ये दोबारा से टकराने के लिए आएगा तो 2l दूरी चल लेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा l दूरी, फिर यहाँ से दोबारा लौटेगा तो हो जाएगी l। तो l और l कितने हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे, तो 2l दूरी तय करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः दीवार A1 पर दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का समय होगा, समय क्या होगा, दूरी बटे चाल से 2l बटे वी एक्स। क्या हो गया समय, 2l बटे वी एक्स, 2l बटे वी एक्स हो गया। तो मतलब कि अतः दीवार A1 पर एक सेकंड में टक्करों की संख्या क्या होगी, एक सेकंड में टक्करों की संख्या हो जाएगी एक बटे जितने समय में ये कर रहा था टक्कर, तो 2l अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से वी एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा वी एक्स अपॉन 2l। समझ गए कि नहीं भाई, इतने समय में एक टक्कर हो गई, तो एक सेकंड में कितनी टक्कर हुई, एक बटे जितनी टक्कर हुई थी वही तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक सेकंड में दीवार A1 को हस्तांतरित संवेग, अर्थात दीवार A1 को दिया गया संवेग कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो भाई पहले कितना दिया, 2m वी एक्स इंटू एक सेकंड में कितने अणुओं ने टक्कर करी थी, वी एक्स अपॉन 2l ने, तो इंटू वी एक्स अपॉन 2l हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये हुआ m अपॉन l वी स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब अतः अणु द्वारा A1 पर आरोपित बल m अपॉन l वी स्क्वायर एक्स होगा। क्या हो जाएगा, m अपॉन l वी स्क्वायर एक्स। ये बल दिया गया किसको, A1 दीवार को मिला है। ठीक है, अब ये एक अणु ने दिया है, किसने दिया, एक अणु ने। हमारे पास गैस के अणु कितने हैं, n अणु हैं, तो n अणु द्वारा A1 दीवार पर आरोपित बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा कितना, m अपॉन l।
कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल, दोनों में सब में से कॉमन ले लिया एम अपॉन एल, पहले कण पहले पार्टिकल यानी पहले अणु का वी स्क्वायर एक्स वन प्लस वी स्क्वायर एक्स टू प्लस डॉट 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 वी स्क्वायर एक्स एन। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर वी एक्स वन वी एक्स टू और वी एक्स एन डॉट 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 वी एक्स एन, 1 2 3 डॉट डॉट एन अणु के वेग के एक्स अक्ष की ओर जो घटक हैं वो हैं एक्स अक्ष के घटक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अतः गैस के अणुओं द्वारा A1 दीवार पर आरोपित दाब क्या होता है बच्चों, दाब होता है एफ अपॉन ए, पी इजकल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि घनाकार है तो एक सरफेस यानी एक पृष्ठ का जो एक पृष्ठ कैसा होता है, वर्ग होता है, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा एफ अपॉन एल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पी बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ अपॉन एल स्क्वायर, क्या हो गया एफ अपॉन एल स्क्वायर। तो जब एफ की वैल्यू ऊपर से ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा एम अपॉन एल क्यू, और ये पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक, यहाँ पर ये बात आ गई। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमने n से मल्टीप्लाई किया ऊपर और n से ही भाग दे दिया, n से मल्टीप्लाई किया और n से ही भाग दे दिया, तो ये नीचे वाली इक्वेशन बन के आई। यहाँ हो जाएगा एम एन और बटे में ये हो गया n, ये एम एन अपॉन बी हो जाएगा एम एन अपॉन बी, और ये हो गया औसत, क्या बन गया ये औसत माध्य बन गया, यानी कि ऊपर जितनी संख्याएं जुड़ रही हैं उतने से ही हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो ये औसत बन गया। और ये इस औसत को हम डिनोट करेंगे बार से, किससे डिनोट करना है, वी बार स्क्वायर एक्स, यानी कि वी एक्स के जितने भी हैं उस बार का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि माध्य जो माध्य वेग है, माध्य वेग का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया कितना, समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया ये हमारा। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ एल क्यू क्या है, एक आयतन है, ये एल क्यू क्या हो गया, आयतन हो गया। हमने इसको एल क्यू को क्या कर दिया, आयतन बना दिया, क्योंकि आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये आयतन हो गया वी। और यहाँ पर वी बार स्क्वायर एक्स, यानी कि वी एक्स बार का स्क्वायर एन अणुओं के वी स्क्वायर एक्स का औसत मान है। समझ गए कि नहीं, ये यहाँ पर जो वी बार स्क्वायर एक्स किया है वो क्या है, वी स्क्वायर एक्स के जो एन अणु हैं उनका औसत मान है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक, तो एक अणु के लिए वी की वैल्यू ये होती है जो ऊपर हम बता चुके हैं, वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो क्या होगा कि सभी अणुओं के जो मान है हमारे औसत मान, उनके लिए भी ये इक्वेशन सत्य होगी, वही यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वी बार स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर, इसके लिए भी सत्य होगा। चूँकि ये अणु यादृच्छिक गति करते हैं, यानी कि रैंडम गति करते हैं, किधर भी कर सकते हैं, अनियंत्रित गति को कहते हैं यादृच्छिक गति, तो इसीलिए यानी कि प्रत्येक दिशा में गति की संभावनाएं समान होंगी और ये समान वेग से गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है हमारी क्या कि अतः वी एक्स बार का स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये सभी वेग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से समीकरण जो 2 है हमारा वो ये है, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है समीकरण 2। इस समीकरण 2 में हम वैल्यू रख देते हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो कितने हो जाएंगे, मान लेता हूँ ये भी वी एक्स स्क्वायर हो जाए वी बार का स्क्वायर प्लस ये भी वी बार एक्स का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि जेड भी एक्स बन गया वाई भी एक्स बन गया, तो ये कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 3 वी एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, 3 वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ है कितना, 3 वी एक्स बार का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी स्क्वायर एक्स जो वी एक्स बार का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा वी बार का स्क्वायर, कितना हो जाएगा वी बार का स्क्वायर। तो 1/3 वी बार का स्क्वायर, इस वैल्यू को हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 आप देखेंगे ये रहा समीकरण नंबर 1 जो हमने प्रूव किया, ये एम एन अपॉन वी बार स्क्वायर एक्स। अब वी बार स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें लिखनी है 1/3 वी स्क्वायर, 1/3 वी बार का स्क्वायर लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, यहाँ पर ये रहा P = 1/3 mn/v। 1/3 को हम आगे ले गए हैं, ये देखो, और ये v बार को क्या कर दिया, यहाँ v बार का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमसे ये पूछी थी, ये प्रूफ हो गया हमारा गैसों का अणुगति दाब। अगर दाब पूछेगा तो यही दाब का व्यंजक है। ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है कि v बार जो है, v बार का स्क्वायर, इसको वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। ठीक है, v बार स्क्वायर के वर्गमूल को, अर्थात अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट v बार के ऊपर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। और इस वाले को वर्ग माध्य चाल कहते हैं, इसको वर्ग माध्य चाल कहते हैं। ठीक है, इस चाल को कहते हैं VRMS। क्या कहते हैं, शॉर्ट में VRMS बोलते हैं, VRMS। ठीक है, तो यहाँ पर mn गैस का कुल दाब का, कुल द्रव्यमान है गैस का, और ये mn/v क्या हो जाएगा भाई, कुल द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बन जाएगा। तो ये रो क्या बन गया, घनत्व। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि mn/v क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो ये यहाँ रो बन गया और v बार का स्क्वायर हो गया। तो v बार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 3p/रो। तो v बार अकेला हो जाएगा तो ये कहलाएगा VRMS। क्या कहलाएगा, VRMS, यानी वर्ग माध्य मूल चाल। VRMS बराबर अंडर रूट ये होता है। तो इसमें v बार स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। तो वैल्यू रखते ही हो जाएगा √3p/रो। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब स्थितिज ऊर्जा में संबंध, दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो गैस द्वारा आरोपित दाब कितना है, P = 1/3 रो v बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 3/2 हो गया, और ये हो गया 1/2 रो v बार का स्क्वायर। लेकिन 1/2 रो v बार स्क्वायर गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, औसत गतिज ऊर्जा है। माना ये क्या है, E है, तो ये क्या हो गई, E। ये क्या हो गई हमारी गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा E हो गई, E। तो दैट इज, हमें यही सिद्ध करना था कि ये कितनी हो गई, 2/3 तिहाई, 2/3 E है। तो हम कह सकते हैं 2/3, यानी गैस का जो दाब है वो 2/3 प्रति एकांक आयतन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, 2/3 होता है। तो यही आज के टॉपिक में आज को हमें इसमें सिद्ध करना था। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेट मिलेगा मुझे। साथ ही मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को